नमस्ते बच्चों, अब हम करने वाले हैं हमारे कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशली फॉर पीएससी स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कैसे फाइंड करेंगे। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, जैसे पहले किया था हमने, हमें सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर करना होगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having two equal and opposite charges minus q at A plus q at B separated by a small distance 2a with center O। और अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पे इस बार हम कहाँ कंसीडर करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये लाइन आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन होती है, हमने डाइपोल की बेसिक वीडियो में ये बात की थी, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ये डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर होगा। तो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। तो डायग्राम तो हमारा बस इतना था, पर हमें ध्यान से समझने के लिए इसे ट्रायंगुलर फॉर्म ऐसे देनी होगी। अब देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ नहीं, रुकिए, ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है, जैसे ये दोनों, अब ये लेंथ आएगी तो ये आएगी पाइथागोरस से आपके पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर और ये लेंथ, इससे आपके पास यहाँ पर आएगी पाइथागोरस से ये लेंथ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी कि मेरा कहने का भाव था कि ये दोनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो इक्वल होने के कारण इनके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी अगर ये एंगल हम थीटा मानेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। यानी कि बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये लेंथ a, ये लेंथ a। अब आपने पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पर कंसीडर कर लिया, तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो अब ये दो जो लाइंस होंगी, इमेजिनरी लाइंस, एक बार इनकी लेंथ क्या आएगी, ये हमने कहाँ से निकाली, पाइथागोरस से। ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है 90 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी, अगर दोनों साइड्स बराबर होंगी ट्रायंगल की तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब इसके बाद हम जैसे पिछले आर्टिकल में हमने किया था कि माइनस क्यू के कारण पहले पॉइंट पी पर देख लेंगे कितना चार्ज, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिर प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर देख लेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फिर आगे देखेंगे क्या होगा, जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में किया था, मान लेंगे पॉइंट पी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे चीजों को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए, हम लिखेंगे दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस की स्क्वायर। तो डिस्टेंस p का q से कितना है, pa। तो आप क्या लिख दोगे एक बार इसे, pa स्क्वायर। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड, यानी कि E1 की डायरेक्शन। इस बार E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये, तो ये होगी हमारी E1 की डायरेक्शन। तो E1 अलोंग, ये किसके अलोंग होगी, अलोंग PA, ठीक है। तो अब PA की वैल्यू हमने निकाल ही ली। जैसे ये आप ट्रायंगल अगर उठाएंगे, ट्रायंगल OAP, ठीक है, इसमें आपको पता है कि O 90 डिग्री है। तो सिंपली पाइथागोरस से AP स्क्वायर क्या आएगा, OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस OP कितना है, R स्क्वायर। यानी कि AP क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमें लिखना है PA स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि हमने स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी है, या स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है। अब सिंपली दूसरी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E2, और वो कैसे निकालेंगे, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, इस बार डिस्टेंस कितना, BP, P में और प्लस Q में डिस्टेंस कितना, BP। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BP स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग। पॉजिटिव चार्ज है इस बार, आप बताइए, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड यानी कि B से P की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन होगी। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी E2 की डायरेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक आपको, ठीक है। तो सिमिलरली BP की वैल्यू, AP और BP सेम है तो यही वैल्यू BP की है, या यही वैल्यू किसकी है, BP स्क्वायर की है। तो E2 जो आएगा अब वो कैसे लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम 1 मान लेते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने से हमें क्या पता चला कि E1 और E2 जो है वो मैग्नीट्यूड में ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल।
कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, बट उनकी डायरेक्शंस इक्वल नहीं है, ठीक है, उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए एक फोर्स यहाँ जा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ जा रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर इस तरफ भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स हैं, मान लीजिए F1 और ये फोर्स भी क्या है, F1, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, उनका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा और वो निकलेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर हम इनिशियल वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल होगा इसे हम बोलेंगे F1 cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा इसे हम बोलेंगे F1 sin थीटा। परपेंडिकुलर को हमेशा हम क्या बोलेंगे, F1 sin थीटा, या उसके साथ sin थीटा आएगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो ऐसे हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व। तो यहाँ पर भी हमें वेक्टर रेजोल्यूशन का सहारा लेना होगा। चलिए क्या करेंगे, हम E1 को रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्विंग E1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आरसी मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो E1 ये है हमारे पास, ठीक है, E1 ये है, E2 ये है। तो E1 को अब जब रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर इसे हम रिजॉल्व करेंगे तो एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग रिजॉल्व होगा, यानी कि एक तो ये वेक्टर आएगा, ठीक है, एक वर्टिकल के अलोंग, यानी कि एक ये वेक्टर आएगा, ठीक है। तो E1 को रिजॉल्व करने पर हमारे पास ये दो वेक्टर्स आएंगे। समझ गए आप। जैसे देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये हमारे पास नॉर्मली एक 2D प्लेन है। अगर ये दोनों, अगर ये होगा तो ये दोनों बनेंगे, अगर ये वेक्टर होगा तो ये दोनों बनेंगे, अगर ये वेक्टर होगा तो ये दोनों बनेंगे, अगर ये वेक्टर होगा तो ये दोनों बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर है तो ये दोनों बने, इसलिए ये और ये बना, ठीक है। अब ये वेक्टर था तो इसके लिए कैसा आएगा, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा। होप आपको समझ आया होगा। तो E1 को हमने रिजॉल्व किया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। जो वर्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं E1 sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे हम बोलेंगे E1 cos थीटा, ठीक है। एंगल थीटा था ना, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन से देखोगे तो ये एंगल भी आपके पास थीटा आएगा और ये एंगल भी आपके पास थीटा आएगा, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, थीटा आपके पास। तो देखिए रिजॉल्विंग E1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हमें क्या मिलेगा, E1 sin थीटा, और क्या मिला, E1 cos थीटा। E1 sin थीटा अलोंग और E1 cos थीटा अलोंग। अब हमें डायरेक्शन देनी होगी, इसे हम मान लेंगे Px, और ये तो PO है ही, ठीक है। तो E1 sin थीटा किसके अलोंग है, PO के अलोंग, PO मान लेंगे, और E1 cos थीटा किसके अलोंग है, अलोंग Px के, ठीक है, अलोंग Px के। अब सिमिलरली हम रिजॉल्व कर देंगे E2 को, रिजॉल्विंग E2 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपका डायग्राम सेपरेट रखिएगा। तो हमें मिलेगा E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। अब देखिए इसे जब रिजॉल्व करेंगे तो एक तो ये वेक्टर निकलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट, और एक फिर यही से यही वेक्टर निकलेगा, दोबारा यही वेक्टर आ जाएगा। एक तो ये वेक्टर जाएगा, एक ये वेक्टर जाएगा, ठीक है। इसे रिजॉल्व करने पर एक ये वेक्टर निकलेगा, एक ये वेक्टर निकलेगा। तो ये जो वेक्टर होगा हॉरिजॉन्टल वाला, इसे बोल देंगे E2 cos थीटा, और वर्टिकल वाले को क्या बोल देंगे, E2 sin थीटा। होप आपको इतना समझ आया। तो E2 sin थीटा जो है इसे हम Py y मान लेंगे, इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन को। तो इसे हम बोल देंगे अलोंग Py, ठीक है। और E2 cos थीटा ये तो सेम अलोंग Px गया दोबारा, ठीक है। तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया। अब हमने क्या देखा कि ये E2 और E1 sin थीटा जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे निकली, इन दोनों से, E1 cos थीटा से और E2 cos थीटा से। तो हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस कैंसिल ईच अदर, या आप नॉर्मली ऐसा लिख दो कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक बार आप इतना नोट कीजिए और ये वैल्यूज याद रखिएगा। E1 की क्या थी, 1/4πε0 Q by r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सेम किसकी थी, E2 की, और ये इक्वेशन भी, और E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो ये है हमारा इक्वेटोरियल लाइन। एक बार आप इतना नोट कीजिए।
सो अभी हमने देखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आएगी, ये एड अप हो जाएंगे तो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 तो आपस में क्या थे, इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, E1 E2 आप E1 लिख सकते हो। तो 2E1 की वैल्यू हमारे पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और cos थीटा आप क्या करोगे, निकाल लोगे इस डायग्राम से। देखो ये है हमारे पास फिगर हमारा, अब कोई भी मान लीजिए हम ये ट्रायंगल उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, बेस। तो cos थीटा क्या निकलेगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, बेस कितना है, a अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ये, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा cos थीटा है। तो यहाँ पर आएगा a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, ऊपर बचे Q इंटू 2a, नीचे बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पर पावर 1 है और इसकी पावर आपको पता है हाफ होगी, तो दोनों को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा पावर 3/2। ठीक है, अब Q इंटू 2 क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, नीचे क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको पता है स्पेशल केस की अगर डाइपोल बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा इन कंपेरेबल द डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे कि आर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा लिखा जाएगा ए की कंपेरिजन में। तो अगर हम ए को निग्लेक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बचेगी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ए 0 आर स्क्वायर बचा स्क्वायर, और यहाँ पर पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आर की पावर 3 ये बचा। तो ये जो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये हाफ आई है किससे, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इससे हमें ये एक बात पता चलती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल वाली वो डबल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल से। ठीक है, एक और बात रह गई इसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट ये -q था, -q से प्लस वो है, तो P की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ऑपोजिट। जब भी हम डायरेक्शन लिखेंगे तब हम वेक्टर लगाएंगे, इज ऑपोजिट टू P डाइपोल मोमेंट। तो ये डायरेक्शन भी आ गई। तो ये हमारा खत्म होता है इक्वेटोरियल लाइन वाला आर्टिकल। ये काफी ज्यादा जरूरी है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम इसे दोबारा कवर कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये समझ आया या नहीं। तो और इन आर्टिकल्स की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, 2-3 बार आप इनको लिख कर देखिए, 2-3 बार ये वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।